आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, श्याम पिंड विकिरण। तो ब्लैक बॉडी या श्याम पिंड कहते किसे? A black body is an ideal body which absorbs the whole incident radiation without reflecting the energy. तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर जितने भी इंसिडेंट रेडिएशंस आते हैं, जितने भी रेडिएशंस आपतित होते हैं, वो उन सारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करता। This property is valid for radiation corresponding to all wavelengths and to all angles of incidence. तो ये जो गुण है अब्जॉर्ब करने का, वह सभी प्रकार के रेडिएशंस यानी हर वेवलेंथ के रेडिएशंस के लिए लागू होता है, और चाहे उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, ब्लैक बॉडी सभी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है। Therefore, the black body is an ideal absorber as well as emitter of incident radiation. तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल अब्जॉर्बर, अवशोषक, और एक आइडियल एमिटर है इंसिडेंट रेडिएशंस के लिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एमिटिंग इट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उस वस्तु पर डिपेंड नहीं करता है कि वह किस प्रकार का है। Entire spectrum of black body radiations depend only on one parameter, the temperature T. तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं, वह केवल एक ही पैरामीटर पर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर। Roughly, we can say that the stars radiate like black body radiators. This is important because it means that we can use the theory of black body radiators to infer things about stars. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि स्टार्स भी ब्लैक बॉडी के समान ही कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कुछ नियम स्टार्स की स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ ये दिया था गुस्ताव किरचॉफ ने। At any temperature, the ratio of emissive power or emittance of a body to the absorptive power or absorbance or absorptivity is constant. यानी किसी एक तापमान पर किसी बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी कितना अब्जॉर्ब कर रहा है और कितना एमिट कर रहा है। तो एमिट करने का जो पावर है और अब्जॉर्ब करने का पावर है, इन दोनों का रेशियो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस एंड इज़ इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये जो है सरफेस के नेचर, प्रकृति, सतह की प्रकृति से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, और ये जो रेशियो है उसे हम एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। द टर्म एमिसिव पावर और एमिटेंस मीन्स द एनर्जी एमिटेड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। किसी सतह के द्वारा पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एमिट की जा रही है उसे कहते हैं एमिटेंस या एमिसिव पावर। Absorptive power or absorbance or absorptivity is the fraction of the incident energy absorbed by the surface per unit time per unit area. तो per unit time per unit area जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रैक्शन अब्जॉर्ब होता है किसी बॉडी के द्वारा, वो उसे उस ब्लैक बॉडी का अब्जॉर्प्टिव पावर या अब्जॉर्बेंस या अब्जॉर्प्टिविटी कहा जाता है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग EB यानी एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू ES अपॉन AS, यानी एमिसिव पावर अपॉन अब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो। ES है एमिसिव पावर, AS है अब्जॉर्प्टिव पावर, और EB है एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी।
The energy emitted by a black body at any temperature does not consist of a single frequency and is also not uniformly distributed along the spectrum. तो किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी किसी तापमान पर एमिट किया जा रहा है उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और ये स्पेक्ट्रम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है। यानी एक टेम्परेचर पे सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ के बजाय हर प्रकार के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का एमिशन करता है ब्लैक बॉडी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं होता, यानी हर फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में रेडिएट नहीं होता है। Luhmer and Preheim in 1899 studied the distribution of energy amongst different wavelengths of the black body spectrum. तो ल्यूमर और प्रीहेम ने 1899 में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जितना भी अलग अलग वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का उसकी स्टडी किया था उन्होंने। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ कार्बन ट्यूब इलेक्ट्रिकली। इसके लिए उन्होंने एक कार्बन ट्यूब को इलेक्ट्रिकली हीट किया था। बोलोमीटर वॉज यूज फॉर मेजरिंग द हीट रेडिएशन। अब हीट रेडिएशन मेजर करने के लिए उन्होंने बोलोमीटर का प्रयोग किया था। द कर्व्स वर प्लॉटेड बिटवीन मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड वेवलेंथ्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फॉर ईच टेम्परेचर। आगे के ग्राफ में हम देखेंगे कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने कर्व भी प्लॉट किया था। तो वाई एक्सिस पे मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस था और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ था सभी टेम्परेचर्स के लिए। तो ये है ऑटो ल्यूमर और अर्नेस्ट प्रीहेम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली हीटेड कार्बन ट्यूब के रेडिएशन का इन्होंने प्रयोग किया था और जो रेडिएशन वहाँ से एमिट हो रही थी वो कॉनकेव मिरर से होते हुए प्रिज्म से पास होती है, फिर मिरर से पास होती है और स्लिट के थ्रू कहाँ जाती है, बोलोमीटर में। बोलोमीटर जो है वो हीट रेडिएशंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के समान कार्य करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ग्राफ है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वहाँ वाई एक्सिस में रेडिएटेड पावर है प्रति वेवलेंथ पे एट ईच वेवलेंथ और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है लैम्डा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की गई है। तो यहाँ इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो वेवलेंथ है हर एक वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ पे स्टडी की गई है, अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी किया गया है और किस वेवलेंथ के लाइट रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं इसे भी स्टडी किया गया है। तो यहाँ हर वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन जो एमिट हो रही है उसका अमाउंट इक्वल नहीं है, सभी कर्व्स में आप देख सकते हैं। कुछ एक वेवलेंथ्स हैं जिन पे मैक्सिमम एमिशन देखने को मिलता है। चलिए अब इसको और स्टडी करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। At a particular temperature, the distribution of energy is not uniform along various wavelengths of radiation emitted by a black body. तो हम अगर किसी एक तापमान की बात करते हैं तो जो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं उन पे जो एनर्जी एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी के द्वारा वो एक समान नहीं है। ग्राफ में देख सकते हैं आप। For each temperature there is a wavelength at which the energy radiated is maximum. तो सभी तापमान पर एक ऐसा वेवलेंथ देखने को आपको मिलेगा जिस पर जो एनर्जी एमिट हो रही है वो मैक्सिमम है। इसे आप लैम्डा मैक्स भी कह सकते हैं। तो एनर्जी एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। जैसे जैसे आप ग्राफ में देखिए, सबसे पहला टेम्परेचर 1250 केल्विन, फिर 1500 केल्विन, फिर 1750 केल्विन, फिर 2000 केल्विन।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है और साथ ही साथ कर्व में आपको ये भी पता चल रहा है कि एनर्जी बढ़ती जा रही है। यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। हायर द टेम्परेचर मोर प्रोनाउंस्ड इज द मैक्सिमा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी और एनर्जी बढ़ती जाएगी। The area under the curve for a particular temperature gives the total energy emitted by a black body per unit area per second for the complete spectrum. तो जितने भी कर्व्स हैं, किसी एक तापमान की कर्व की बात करें तो उसके नीचे जितना भी एरिया आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यानी टोटल एनर्जी एमिटेड बाय दी ब्लैक बॉडी पर यूनिट पर सेकेंड, ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है इस कर्व में। किसी एक टेम्परेचर के कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। द एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आप देख सकते हैं तापमान बढ़ाने पर ये जो एरिया है कर्व के नीचे का वो बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा तापमान होगा ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। एंड इट इज़ फाउंड दैट द एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो एरिया है यानी एनर्जी एमिटेड है ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी से आता है स्टीफन्स लॉ। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये दिया गया था जोसेफ स्टीफन और लुडविग बोल्ट्जमैन के द्वारा। द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अभी हमने जो कर्व देखा उसमें एक टेम्परेचर में जो कर्व है उसके नीचे का एरिया क्या दिखाता था? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, उसी की बात हो रही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो एनर्जी उस ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा, जिसे कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। दिस लॉ गिव्स द टोटल एनर्जी बीइंग एमिटेड एट ऑल वेवलेंथ्स बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के द्वारा हर एक वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी एमिट की जा रही है ये इससे पता लगाया जा सकता है। इट एक्सप्लेन्स द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो कर्व का हाइट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पहले कर्व को समझ के देखते हैं। विल्हेम मीन के द्वारा दिया गया था। वाई एक्सिस पे है लाइट की इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे है वेवलेंथ। अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व्स देख सकते हैं आप। 3000, 4000, 5000, 6000 केल्विन पे कर्व्स हैं। ठीक है, तो जब 3000 केल्विन की बात करते हैं तो कर्व कितने पे मिल रहा है? 966 नैनोमीटर पे। 4000 केल्विन पे लैम्डा मैक्स मिलता है 724 नैनोमीटर पे। 5000 केल्विन पे लैम्डा मैक्स है 580 नैनोमीटर। 6000 केल्विन पे है लैम्डा मैक्स 483 नैनोमीटर्स। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। इट टेल्स अस एज वी हीट एन ऑब्जेक्ट अप इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हॉट। यानी अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे लाल से पहले ऑरेंज होगा फिर एकदम सफ़ेद हो जाएगा। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। इसलिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज़ किया जा सकता है स्टार्स के टेम्परेचर को पता करने के लिए। The wavelength lambda max for which the emittance of black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature. तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। यानी दोनों जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से? लैम्डा मैक्स
और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा मैक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा बी जिसे कहते हैं मीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 2.89 इंटू 10⁻³ mK। The surface temperature of the sun is 5778 Kelvin. This temperature corresponds to a peak emission equal to 502 nanometers. तो सूरज के सतह का तापमान है 5778 केल्विन। तो इस टेम्परेचर से हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो वेवलेंथ एमिट हो रहा है वो 502 नैनोमीटर या लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स सफल नहीं हो सका था, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहाँ फेलियर है, किस प्रकार का फेलियर है ये देखते हैं। Wien in 1896 and Rayleigh-Jeans in 1900 explained the distribution of black body radiation using classical concept of continuous emission of radiation. तो वीन ने 1896 में और रेलिग-जीन्स ने 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने अभी देखा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इन्होंने क्लासिकल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था। वीन्स इक्वेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एट लो वेवलेंथ। अच्छा, क्लासिकल कंसेप्ट क्या है? कंटिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हम क्वांटम में बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है। वहीं क्लासिकल में बात करते हैं तो क्या देखते हैं हम कि एनर्जी कंटिन्यूस एमिट होती है, कोई क्वांटम नहीं है, कोई पैकेट्स नहीं है, लगातार एमिट होती चली जाती है। तो उसके बेस पे जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो सफलता हासिल नहीं हुई। तो जो वीन ने इक्वेशन दिया वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को लोअर टेम्परेचर पे एक्सप्लेन करता है। तो वीन का जो लॉ है वो है ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 e⁻⁻hc अपॉन kT लैम्डा। यहाँ पे जो सिंबल्स हैं उनका वही यूजुअल मीनिंग है। ई लैम्डा यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी, पाई कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा उसका वेवलेंथ है, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं रेलिग-जीन्स की इक्वेशन की तो इट वाज एबल टू डू सो ओनली एट हायर वेवलेंथ्स। तो वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को केवल हायर वेवलेंथ्स पे एक्सप्लेन कर पाया था। तो उसका इक्वेशन क्या है? ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 इंटू kT लैम्डा अपॉन hc। सॉल्व करने पे मिलेगा 8π अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 kT। Planck in 1900 was able to explain the complete distribution of black body radiation by propounding his theory of emission and absorption of energy in quantas. तो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू किसने एक्सप्लेन किया? वीन ने और रेलिग-जीन्स ने। वीन लोअर वेवलेंथ पे काम करता है, वीन का लॉ, और रेलिग-जीन्स का लॉ या इक्वेशन हायर वेवलेंथ पे काम करता है। यानी दोनों ही इक्वेशंस जो है पूरे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन 1900 में प्लैंक ने क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह क्वांटम मैकेनिक्स का प्रयोग किया। प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी एमिट होती है वो क्वांटम्स में एमिट होती है, कंटिन्यूस एमिट नहीं होती है। तो इस थ्योरी का यूज़ करते हुए उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ दोनों पर ही एक्सप्लेन करने में उन्हें सफलता मिली। तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित था। Planck assumed that the radiation emitted by the body was due to oscillation of electrons in the constituent particles of the material body. तो जो भी ब्लैक बॉडी है उसका जो मटेरियल है ऑब्वियसली उसमें एटम्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो भी रेडिएशन एमिट हो रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीलेशन के कारण एमिट होगा, ऐसा प्लैंक ने एज्यूम किया था। Energy cannot be radiated or absorbed in any arbitrary amount but only in discrete quantum amounts. उन्होंने कहा कि एनर्जी किसी भी मात्रा में, आर्बिट्री मतलब कुछ भी मान लिया, तो आर्बिट्री अमाउंट्स में एमिट नहीं होता है, लेकिन एक डिस्क्रीट एक फिक्स अमाउंट में रिलीज़ होता है जिसे क्वांटम कहते हैं।
एनर्जी ऑफ अ क्वांटम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो क्वांटम की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस। तो जो पहला डायग्राम है क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसमें दिखा रहा है कि एनर्जी कंटिन्यू एमिट हो रही है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जबकि प्लैंक का जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें एनर्जी फिक्स अमाउंट में रिलीज़ हो रही है। अब देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, यानी E इज इक्वल टू NH न्यू के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब हम देखते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक ने जो इक्वेशन दिया वो था E लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 इंटू 1 अपॉन EhC अपॉन KT लैम्डा -1। अब इसी इक्वेशन से वीन का लॉ और रेली जीन्स का लॉ दोनों निकलता है। कैसे देखते हैं? वीन का लॉ कैसे निकलेगा? इफ़ लैम्डा टी इज़ स्मॉल, इस इक्वेशन में हम माने कि लैम्डा टी की वैल्यू स्मॉल है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है EhC अपॉन KT लैम्डा, उसकी वैल्यू 1 से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 1 को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, तो हमको डायरेक्ट एक इक्वेशन मिल जाएगा जो कि वीन्स लॉ है। E लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन लैम्डा रेज़ टू 5 1 अपॉन e⁻hc बाई KT लैम्डा। अब 1 हटाएंगे, मतलब इसे डायरेक्टली लिखेंगे तो e⁻⁻hc अपॉन KT लैम्डा देखने को मिलेगा। फिर रेली जीन्स लॉ, ठीक इसके उल्टा ही रेली जीन्स लॉ जो है हायर वेवलेंथ पे लागू होता है। इसलिए अगर हम मानते हैं कि लैम्डा टी की वैल्यू बड़ी है, इफ़ लैम्डा टी इज़ लार्ज EhC बाई KT लैम्डा मे बी एक्सपैंडेड बाय द एक्सपोनेंशियल थ्योरम। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसे एक्सपोनेंशियल थ्योरम का यूज़ करते हुए एक्सपैंड किया जाएगा और हमें क्या मिलेगा? रेले का जीन्स का लॉ, यानी E लैम्डा इज इक्वल टू 8π बाय लैम्डा रेज़ टू 4 KT। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो एमिशन हो रहा है। ह्यूमन बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एज IR लाइट, द नेट पावर एमिटेड इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर एमिटेड एंड द पावर एब्सॉर्ब्ड। तो ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी रेडिएट करता है इंफ्रारेड के फॉर्म में, कुछ एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कुछ एमिट करता है। तो जो नेट एनर्जी एमिटेड है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो P नेट इज इक्वल टू P एमिट माइनस P एब्जॉर्ब। P net is equal to A sigma epsilon into T to the power 4 minus T to the power 4 0। अब यहाँ पे क्या क्या है? A जो है ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एप्सिलॉन उसकी एमिसिविटी है, T0 एम्बिएंट टेम्परेचर है। मच ऑफ अ पर्सनस एनर्जी इज रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ IR लाइट। IR लाइट के फॉर्म में ही मैक्सिमम एनर्जी एमिट होती है। Some materials are transparent in the IR but opaque to the visible light, as is the plastic bag in the IR image। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं IR में ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन विजिबल में दिखाई नहीं देते हैं, ओपेक होते हैं, विजिबल में ओपेक होते हैं यानी दिखाई देंगे, और IR में ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी दिखाई नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे इस फिगर में दिखने वाला प्लास्टिक बैग, ये विजिबल में ओपेक है यानी दिखाई दे रहा है, जबकि आप सेकेंड डायग्राम में देखिए IR लाइट, अगर उसका IR इमेज देखा जाता है तो प्लास्टिक बैग दिखाई नहीं दे रहा है, वो IR ट्रांसपेरेंट है। अदर मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट बट ओपेक और रिफ्लेक्टिव इन द IR नोटिसेबल बाय द डार्कनेस ऑफ द मैंस ग्लास। तो इन दोनों फिगर को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखिए इस व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा है, तो जब हम नॉर्मल लाइट में उस चश्मे को देखते हैं, नॉर्मल लाइट में, विजिबल लाइट में, तो चश्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन IR लाइट में वो ओपेक हो जाता है और वो चश्मा दिखाई देने लगता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो भी एनर्जी एमिट हो रही है मैक्सिमम IR रेडिएशन के फॉर्म में हो रही है। और ये भी देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो हैं IR में दिखाई देती हैं, विजिबल में नहीं, और उसी के विपरीत कुछ IR
में नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन विजिबल लाइट में दिखाई देती हैं। फिर है टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन अ प्लैनेट एंड इट्स स्टार। The black body law may be used to estimate the temperature of a planet orbiting the sun. तो ब्लैक बॉडी लॉ का यूज़ करते हुए हम सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले किसी प्लैनेट का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। प्लैनेट का टेम्परेचर अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम इट्स स्टार। तो प्लैनेट के स्टार से जो इंसिडेंट रेडिएशन मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। एमिटेड रेडिएशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट खुद क्या रेडिएशन एमिट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। एल्बीडो इफेक्ट कॉजिंग अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट, तो एल्बीडो इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कुछ लाइट का फ्रैक्शन प्लैनेट के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर प्लैनेट्स विद इन एटमॉस्फेयर, जिन प्लैनेट्स में एक वातावरण, एक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पाया जाएगा उनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। एनर्जी जनरेटेड इंटरनली बाय अ प्लैनेट इटसेल्फ ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके, टाइडल हीटिंग एंड एडियाबैटिक कंट्रैक्शन ड्यू टू कूलिंग। साथ ही साथ किसी प्लैनेट के द्वारा जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू हो, टाइडल हीटिंग के थ्रू हो, एडियाबैटिक कंट्रैक्शन हो कूलिंग की वजह से, इन सभी फैक्टर्स पे प्लैनेट का टेम्परेचर डिपेंड करता है। थैंक यू।